तो इस कहानी की शुरुआत समंदर में तैर रहे एक ताबूत से होती है, जिसको मछली पकड़ने आया एक मछुआरा अपनी नाव पर लाकर खोलता है। उस ताबूत में एक रानी की लाश और एक जिंदा बच्चा था, जिसको देखकर मछुआरे को उस बच्चे पर तरस आ गया। इसलिए वो उस बच्चे को अपने पास रखकर उसका नाम पर्सियस रख देता है और पर्सियस को अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। जहाँ बचपन के समय में ही पर्सियस को उससे बातें करते हुए समझ आ गया था कि असल में वो मछुआरा उसका असली पिता नहीं है, मगर उसके बाद भी वो मछुआरा उससे यही कहता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ और मछुआरे की बीवी उसकी माँ है। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 11 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ अब तक पर्सियस भी बड़ा हो चुका था और अभी वो अपने माँ बाप यानी उस मछुआरे और मछुआन के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आर्गोस नाम के राज्य के पास आया हुआ था, क्योंकि काफी समय से उन्हें समंदर में कोई भी मछली नहीं मिल रही थी और इस सब का जिम्मेदार मछुआरा देवताओं को ही मान रहा था, जिसके कारण वो थोड़ा सा दुखी भी होता है। पर पर्सियस और उसकी माँ जैसे तैसे करके उसको संभालते हैं, जिसके बाद आगे जाते हुए उसकी नजर आर्गोस राज्य में जस की एक बहुत बड़ी मूर्ति पर पड़ती है, जिसको आर्गोस राज्य के सिपाही अपने राजा के आदेश पर समंदर में गिरा देते हैं। असल में आर्गोस राज्य के राजा को भी देवताओं की वजह से परेशानियां हो रही थी और उसका मानना था कि अगर देवता उनकी पूजा करने के बाद भी उन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं तो उनकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता। खैर, अभी उस मूर्ति के समंदर में गिरते ही उसकी वजह से समंदर में कुछ लहरें बनती हैं, पर तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और समंदर में से कुछ नरक के बड़े बड़े चमगादड़ जैसे राक्षस निकलकर उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, जिन्हें असल में देवताओं ने ही भेजा था, क्योंकि उन सिपाहियों ने उनका तिरस्कार किया था। अब वो सिपाही उन राक्षसों से लड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी उन राक्षसों ने उन्हें खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो राक्षस आपस में मिलकर खुद नरक का राजा हेडिस बन गया था, जिसको इंसानों का उनका तिरस्कार करने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। इसलिए वो गुस्से में अभी पर्सियस की बोट पर हमला करके उसे भी समंदर में डुबा देता है, जिसके दौरान पर्सियस तो जैसे तैसे बोट से बाहर आ जाता है, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी वो मछुआरे और उसकी बीवी को बाहर नहीं निकाल पाता और आखिरकार उसको समंदर के ऊपर आना ही पड़ता है, जहाँ आकर वो सबसे पहले तो अपने बचाव के लिए बोट के टूटे हुए हिस्से पर चढ़कर रोने लग जाता है। वही अब तक जूस को भी इस सब के बारे में पता चल गया था कि अब इंसान उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि असल में इंसानों के प्रार्थना करने की वजह से ही उन लोगों की अमरता बरकरार रहती है। तभी वहाँ हेडी जस और अपने बाकी भाई बहनों के पास आकर उन्हें आज हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बदले में हेडिगोस के राजा को सजा देना चाहता था। इसलिए वो जूस से इसकी इजाजत मांगता है और जैसे कि अब जयस को भी यही लग रहा था कि लोगों से पूजा करवाने के लिए अब उन्हें डराने का ही सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए वो हेडिस को भी इसकी इजाजत दे देता है। वही अब तक पर्सियस को आर्गोस के कुछ बचे हुए सिपाही बेहोशी की हालत में अपने साथ आर्गोस राज्य में लेकर आ गए थे, जहाँ के गांव के हालात काफी बुरे होते हैं और पर्सियस को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पर इसके बाद जब सिपाही उसको अपने साथ महाराज के महल में लेकर जाते हैं तो पर्सियस को और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि असल में महाराज सीपीएस के गांव के लोग जितना ज्यादा गरीबी और लाचारी में जी रहे थे, उतना ही सीपीएस के महल में किसी भी शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी और वो अपने मनोरंजन के लिए ही आधा पैसा लुटाने को भी तैयार रहता था। अब जैसे ही सीपीएस को पता चलता है कि उसके सिपाहियों के जस की मूर्ति को पानी में गिराने के बाद हेडिस ने गुस्से में आकर उन्हें खत्म कर दिया है, तो सीपीएस उल्टा इस बात पर खुश होने लगता है, क्योंकि उसको ये बात भी पता थी कि देवताओं को उनकी प्रार्थनाओं से ही शक्ति मिलती है और अब वो भी उनकी प्रार्थनाओं के लिए तरस रहे होंगे। अब इसके बारे में वो बता ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी एंड्रोमेडा उन्हें आगे से ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, क्योंकि इसकी वजह से देवता उनके गांव के लोगों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे और ऐसे में सारे सिपाही मारे भी जा रहे थे। पर उसके बाद भी सीपीएस उसकी बात को नहीं मानता और आगे और बड़े बड़े कदम उठाने का फैसला करता है। अब उतने में ही वहाँ पर हेडिस आ गया था, जो अपनी ताकत की मदद से वहाँ मौजूद सभी सिपाहियों को जान से मार देता है, जिसके दौरान वैसे तो पर्सियस ने भी गुस्से में उस पर हमला कर दिया था, जिस पर हेडिस उस पर भी हमला करके
उसे दूर फेंक कर खत्म करने की कोशिश करता है, मगर किसी वजह से पर्सियस हेडिस के वार को सह गया था, जिसके बाद हेडिस पहले तो सीपीएस की बीवी को अपनी शक्तियों से पल भर में ही बूढ़ा कर देता है और सीपीएस को चेतावनी देते हुए बताता है कि अब उसको और उसके राज्य को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हेडिस ने अपने बनाए गए अब तक के सबसे खतरनाक जीव क्रैकन को आर्गोस को बर्बाद करने का निर्देश दे दिया है, जो 10 दिन होते ही आके आर्गोस राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और अब अगर सीपीएस को अपने राजपाट को बचाना है तो उसे एंड्रोमेडा को क्रैकन के सामने कैदी की तरह लटकाकर देवता से माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे क्रैकन बस उसकी बेटी को लेकर वहां से चला जाएगा और सीपीएस का राजपाट बचा रहेगा। अब वैसे पर्सियस वापस से हेडिस पर हमला करने वाला था, मगर तभी एक औरत बीच में आके उसे रोकते हुए सही समय का इंतजार करने को कहती है। और तभी तो इस कहानी की शुरुआत समंदर में तैर रहे एक ताबूत से होती है, जिसको मछली पकड़ने आया एक मछुआरा अपनी नाव पर लाकर खोलता है। उस ताबूत में एक रानी की लाश और एक जिंदा बच्चा था, जिसको देखकर मछुआरे को उस बच्चे पर तरस आ गया। इसलिए वो उस बच्चे को अपने पास रखकर उसका नाम पर्सियस रख देता है और पर्सियस को अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। जहाँ बचपन के समय में ही पर्सियस को उससे बातें करते हुए समझ आ गया था कि असल में वो मछुआरा उसका असली पिता नहीं है, मगर उसके बाद भी वो मछुआरा उससे यही कहता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ और मछुआरे की बीवी उसकी माँ है। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 11 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ अब तक पर्सियस भी बड़ा हो चुका था और अभी वो अपने माँ बाप यानी उस मछुआरे और मछुआन के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आर्गोस नाम के राज्य के पास आया हुआ था, क्योंकि काफी समय से उन्हें समंदर में कोई भी मछली नहीं मिल रही थी और इस सब का जिम्मेदार मछुआरा देवताओं को ही मान रहा था, जिसके कारण वो थोड़ा सा दुखी भी होता है। पर पर्सियस और उसकी माँ जैसे तैसे करके उसको संभालते हैं, जिसके बाद आगे जाते हुए उसकी नजर आर्गोस राज्य में जस की एक बहुत बड़ी मूर्ति पर पड़ती है, जिसको आर्गोस राज्य के सिपाही अपने राजा के आदेश पर समंदर में गिरा देते हैं। असल में आर्गोस राज्य के राजा को भी देवताओं की वजह से परेशानियां हो रही थी और उसका मानना था कि अगर देवता उनकी पूजा करने के बाद भी उन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं तो उनकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता। खैर, अभी उस मूर्ति के समंदर में गिरते ही उसकी वजह से समंदर में कुछ लहरें बनती हैं, पर तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और समंदर में से कुछ नरक के बड़े बड़े चमगादड़ जैसे राक्षस निकलकर उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, जिन्हें असल में देवताओं ने ही भेजा था, क्योंकि उन सिपाहियों ने उनका तिरस्कार किया था। अब वो सिपाही उन राक्षसों से लड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी उन राक्षसों ने उन्हें खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो राक्षस आपस में मिलकर खुद नरक का राजा हेडिस बन गया था, जिसको इंसानों का उनका तिरस्कार करने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। इसलिए वो गुस्से में अभी पर्सियस की बोट पर हमला करके उसे भी समंदर में डुबा देता है, जिसके दौरान पर्सियस तो जैसे तैसे बोट से बाहर आ जाता है, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी वो मछुआरे और उसकी बीवी को बाहर नहीं निकाल पाता और आखिरकार उसको समंदर के ऊपर आना ही पड़ता है, जहाँ आकर वो सबसे पहले तो अपने बचाव के लिए बोट के टूटे हुए हिस्से पर चढ़कर रोने लग जाता है। वही अब तक जूस को भी इस सब के बारे में पता चल गया था कि अब इंसान उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि असल में इंसानों के प्रार्थना करने की वजह से ही उन लोगों की अमरता बरकरार रहती है। तभी वहाँ हेडी जस और अपने बाकी भाई बहनों के पास आकर उन्हें आज हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बदले में हेडिगोस के राजा को सजा देना चाहता था। इसलिए वो जूस से इसकी इजाजत मांगता है और जैसे कि अब जयस को भी यही लग रहा था कि लोगों से पूजा करवाने के लिए अब उन्हें डराने का ही सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए वो हेडिस को भी इसकी इजाजत दे देता है। वही अब तक पर्सियस को आर्गोस के कुछ बचे हुए सिपाही बेहोशी की हालत में अपने साथ आर्गोस राज्य में लेकर आ गए थे, जहाँ के गांव के हालात काफी बुरे होते हैं और पर्सियस को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पर इसके बाद जब सिपाही उसको अपने साथ महाराज के महल में लेकर जाते हैं तो पर्सियस को और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि असल में महाराज सीपीएस के गांव के लोग जितना ज्यादा गरीबी और लाचारी में जी रहे थे, उतना ही सीपीएस के महल में किसी भी शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी और वो अपने मनोरंजन के लिए ही आधा पैसा लुटाने को भी तैयार रहता था। अब जैसे ही सीपीएस को पता चलता है कि उसके सिपाहियों के जस की मूर्ति को पानी में गिराने के बाद हेडिस ने
गुस्से में आकर उन्हें खत्म कर दिया है, तो सीपीएस उल्टा इस बात पर खुश होने लगता है, क्योंकि उसको ये बात भी पता थी कि देवताओं को उनकी प्रार्थनाओं से ही शक्ति मिलती है और अब वो भी उनकी प्रार्थनाओं के लिए तरस रहे होंगे। अब इसके बारे में वो बता ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी एंड्रोमेडा उन्हें आगे से ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, क्योंकि इसकी वजह से देवता उनके गांव के लोगों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे और ऐसे में सारे सिपाही मारे भी जा रहे थे। पर उसके बाद भी सीपीएस उसकी बात को नहीं मानता और आगे और बड़े बड़े कदम उठाने का फैसला करता है। अब उतने में ही वहाँ पर हेडिस आ गया था, जो अपनी ताकत की मदद से वहाँ मौजूद सभी सिपाहियों को जान से मार देता है, जिसके दौरान वैसे तो पर्सियस ने भी गुस्से में उस पर हमला कर दिया था, जिस पर हेडिस उस पर भी हमला करके उसे दूर फेंक कर खत्म करने की कोशिश करता है। मगर किसी वजह से पर्सियस हेडिस के वार को सह गया था, जिसके बाद हेडिस पहले तो सीपीएस की बीवी को अपनी शक्तियों से पल भर में ही बूढ़ा कर देता है और सीपीएस को चेतावनी देते हुए बताता है कि अब उसको और उसके राज्य को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हेडिस ने अपने बनाए गए अब तक के सबसे खतरनाक जीव क्रैकन को आर्गोस को बर्बाद करने का निर्देश दे दिया है, जो 10 दिन होते ही आके आर्गोस राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और अब अगर सीपीएस को अपने राजपाट को बचाना है तो उसे एंड्रोमेडा को क्रैकन के सामने कैदी की तरह लटकाकर देवता से माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे क्रैकन बस उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाएगा और सीपीएस का राजपाट बचा रहेगा। अब वैसे पर्सियस वापस से हेडिस पर हमला करने वाला था, मगर तभी एक औरत बीच में आके उसे रोकते हुए सही समय का इंतजार करने को कहती है और तभी वो शांत हो जाता है, क्योंकि असल में वो घोड़ा देवताओं ने ही एक समय पर आयो को तोहफे में दिया था, जिसके बाद एक देवता को आयो से प्यार भी हो गया था, लेकिन आयो ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से उसे ओलंपस से निकाल दिया गया और बाद में छुप के वो पर्सियस पर नजर रखने लगी। अब वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी पर्सियस को पास से कुछ सिपाहियों के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो भागकर वहां जाता है तो वो अपने सामने कालाबोस को देखता है, जिसने उन सिपाहियों को बेरमी से जान से मार दिया था, जिसे देखकर पर्सियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर अभी कालाबोस ने पर्सियस को लात मार के उसे बहुत ऊंची जगह से नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद वो काफी तेज भागते हुए अपनी तलवार लेकर पर्सियस के ऊपर कूदता है, मगर पर्सियस किसी तरह उसके बार से बच गया था, जिसके बाद वो भी अपनी साधारण तलवार से कालाबोस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कालाबोस उसे बड़े आराम से हरा देता है, जिसके दौरान वो उसके हाथ पर बहुत जोर से काट भी लेता है। तभी वहाँ ड्रैको के कुछ सिपाही पर्सियस की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन कालाबोस उनको भी बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद उसने पर्सियस के सर को पकड़ लिया था ताकि वो उसके सर को हाथों से ही कुचल के उसकी जान ले सके और पर्सियस भी काफी कोशिश करने के बावजूद उससे छूट नहीं पा रहा था। पर तभी वहाँ पर ड्रैको आकर कालाबॉस के एक हाथ को ही काट देता है, जिससे पर्सियस के छूटने के बाद कालाबॉस दर्द में कराते हुए वहाँ से भागने लगता है, जिसके दौरान सबने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, मगर अभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया होता कि कालाबॉस का कटा हुआ हाथ धीरे धीरे एक बड़े से बिच्छू में तब्दील हो रहा था। इवन जहाँ जहाँ उसका खून गिर रहा होता है वहाँ भी वैसे ही बिच्छू बनते जा रहे थे। खैर, पर्सियस और उसके साथियों ने कालाबोस का काफी दूर तक एक रेगिस्तानी हिस्से तक पीछा करके उस पर हमला करते हुए उसे पकड़ लिया था, जिसके दौरान वो उस पर एक के बाद एक हमले करके उसे खत्म करने ही वाले होते हैं। मगर तभी अचानक वहाँ से जमीन हिलने लगती है, जिससे सब लोग हैरान होकर नीचे देखने लग गए थे। उतने में ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिच्छू आ गया था जो सब पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे कालाबोस से सबका ध्यान भटकने के कारण कालाबोस को वहाँ से भागने का मौका भी मिल गया था। तब बाकी सबको भी उसे छोड़कर बिच्छू से लड़ाई करनी पड़ती है, जिसके दौरान वो बिच्छू ड्रैको के सिपाहियों को बुरी तरह से अपनी पूंछ से मार के दूर दूर तक फेंक रहा था। ये देखकर ड्रैको मौका मिलते ही जल्दी से उस बिच्छू के ऊपर कूदते हुए उसके शरीर में अपने दोनों खंजर घुसा देता है। तभी उसका एक आदमी उसकी ओर एक भाला भी फेंकता है, जिसे भी ड्रैको ने
उस बिच्छू के शरीर में घुसा दिया था, जिससे वहाँ वो बिच्छू तो मारा जाता है, पर अब तक वहाँ और भी वैसे ही बिच्छू आकर सब पर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक बिच्छू से लड़ते हुए पर्सियस को बिच्छू ने पकड़ भी लिया था, जो कि उसे अपने डंक से मारने ही वाला होता है। पर तभी ऊपर की ओर से आइयो एक हथियार से बंधी रस्सी को फेंककर उस बिच्छू के डंक को ही काट देती है। तब इससे गुस्से में आकर वो बिच्छू आइयो का पीछा करने लग गया था, इसलिए वो भी बचकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। उस जगह पे काफी सारी टूटी फूटी दीवारें भी बनी हुई थी, जिनके बीच से ही होते हुए आइयो भाग रही होती है, पर वो बिच्छू गुस्से में सभी दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। ये देखकर पर्सियस आइयो की मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही भागते हुए और आगे तक आ गए थे, पर उसके बाद भी बिच्छू ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा होता, जो देखकर पर्सियस कुछ सोचते हुए आइयो को थोड़ा सा धक्का देता है और अकेले ही बिच्छू से लड़ाई करना शुरू कर देता है। उस समय बिच्छू ने दीवार तोड़ते हुए लंबी छलांग लगाकर पर्सियस पर हमला किया था, जिससे सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद पर्सियस मर गया होगा। मगर तभी पर्सियस उस बिच्छू का पेट फाड़कर बाहर आता है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ ड्रैको के बचे हुए सिपाही भागते हुए आते हैं, क्योंकि उनके पीछे काफी सारे बड़े बड़े बिच्छू आ रहे थे, जो जल्द ही पर्सियस और उसके सभी साथियों को घेर के उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक वो रुक जाते हैं और पर्सियस और उसके साथियों को पास से कुछ लोगों की चटिंग सुनाई देने लगती है। तब उनको देखकर ड्रैको बताता है कि वो लोग असल में जिन थे, जो वैसे तो इंसानों के दुश्मन हैं, पर पता नहीं उन्होंने अभी पर्सियस की मदद क्यों की थी। इसलिए ड्रैको पर्सियस को उनसे बात करने के लिए मना करता है, मगर पर्सियस उनके लीडर पायर से बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके हाथ में कालाबोस की काटी गई जगह पर असहनीय दर्द होने लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर के तड़पने लग गया था। वो जहर सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे पर्सियस की मौत भी हो सकती थी। इसलिए फिलहाल के लिए जिनका लीडर पर्सियस और उसके साथियों को अपने साथ अपने कबीले में ले जाता है, जहां आइयो एक टेंट में पर्सियस का इलाज करने की कोशिश करने लग गई थी, जिसके दौरान वो उसको पानी पिलाकर टेंट के बाहर गई थी कि तभी वहां जिनका लीडर आकर अपनी जादुई छड़ी की आग से पर्सियस के साथ कुछ करने लगता है, जिसको देखते ही ड्रैको ने उसके ऊपर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। पर तब जिनका लीडर भी ड्रैको और उसके साथियों को बुरी तरह से मारता है और उन्हें बताता है कि वो बस पर्सियस की मदद करना चाहता है, क्योंकि असल में वो सभी देवताओं के श्राप की वजह से ही ऐसी नीली आंखों वाले खतरनाक और भद्दे जिन बन गए थे, और काफी समय से वो पर्सियस जैसे ही किसी की तलाश कर रहे थे जो देवताओं को हराने में उनकी मदद कर सके, जिससे वो लोग देवताओं से अपना बदला ले पाएंगे। तब तक पर्सियस भी जिन के इलाज की वजह से ठीक हो गया होता है, जो देखकर ड्रैको को भी जिन की बातों पर भरोसा हो जाता है। खैर, अब तक उस जिन ने रेगिस्तान में मौजूद बड़े बड़े बिच्छुओं में से कुछ बिच्छुओं को अपने वश में कर लिया होता है, जिनको ले वो अगले दिन पर्सियस और उसके साथियों के पास आता है, क्योंकि वो भी अब उनके साथ उन डायनों के पास जाना चाहता था। जिसके बाद काफी लंबा सफर तय करके वो लोग एक बड़े से पथरीले पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर ही वो डायने रहा करती थी। अब जैसे जैसे पर्सियस और उसके साथी ऊपर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे पहाड़ का मौसम खराब होता जा रहा था। तब सबसे ऊपर जाने पर उनके सामने खतरनाक दिखने वाली 3 डायन आ जाती है, जिनमें से एक के हाथ में आंख होती है और उसी से वो तीनों देखा करती थी। खैर, अभी पर्सियस जब उनसे क्रैकन को हराने का तरीका पूछता है, तो पहले तो वो उससे उसके बदले में कोई बलिदान मांगती है, जिस पर पर्सियस के मना करते ही उन्होंने पर्सियस पर हमला करने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। ये देखकर पर्सियस उनकी आंख छीन के उसे पहाड़ से नीचे फेंकने की बात करता है, जो सुनकर वो तीनों डर जाती है, क्योंकि उस आंख के बिना वो अपनी सारी शक्तियां भी खो देती। इसलिए अब वो उसको बताती है कि क्रैकन को हराने के लिए उसे मौत की दुनिया के उस पार जाकर मेड्यूसा का सर काट कर लाना होगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मेड्यूसा के सामने आते ही हर कोई पत्थर बन जाता है और पर्सियस किसी भी हाल में उसे नहीं हरा सकता। तब ये बात सुनने
के बावजूद पर्सियस उसको हराने का फैसला करता है और आग को वापस करने के बाद अपने साथियों को लेकर पहाड़ के नीचे आ जाता है, जहां आते ही काफी सारे सिपाहियों ने अब पर्सियस का साथ देने से मना कर दिया था, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जब बचे हुए लोग थोड़ा सा आराम कर रहे थे तो पर्सियस पास में घूमने के लिए निकल जाता है, जहां उसके सामने खुद जूस आकर उसे क्रैकन को मारने से मना करने लग गया था, क्योंकि मेड्यूसा को हराना एकदम नामुमकिन है और इसके बदले में जस पर्सियस को अमर बनाकर उसे भी ओलंपस में रहने के लिए तैयार था। मगर पर्सियस इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे इंसानी जिंदगी ही पसंद थी और वो आम इंसान की तरह ही जीना चाहता था। अब कहीं ना कहीं जयस को भी उसकी बातें काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसकी तरफ एक सोने का सिक्का उछालते हुए वहां से चला जाता है, क्योंकि मौत की दुनिया में जिंदा शरीर लेकर जाने के लिए ऐसे सोने के सिक्के की जरूरत पड़ती थी। तब मौत की दुनिया के दरवाजे पर जाने के बाद पर्सियस वो सोने का सिक्का हवा में उछालता है, लेकिन जिन ने उसको पकड़कर पास के तालाब में डाल दिया था, जिसके बाद मौत खुद एक बड़ी सी नाव में उनको लेने के लिए आती है, जिसको उसके ही 2 राक्षस खींच रहे थे। और इसके बाद वो पर्सियस और उसके साथियों को तालाब के दूसरी ओर यानी कि अपनी दुनिया में छोड़ देती है। तब आयु की चिंता करते हुए पर्सियस ने उसे एक जगह उनका इंतजार करने को कहा और वो बाकी सबके साथ उस इमारत में चला गया था जहां मेड्यूसा रहा करती थी। अब आगे जब पर्सियस और उसके साथी उस इमारत के अंदर से होते हुए मेड्यूसा की गुफा के अंदर घुसते हैं तो सब जगह अंधेरा, पत्थर बने हुए लोग और हवा में एक अजीब सा डर था और वहां की जमीन जगह जगह से टूटी हुई थी, जिसमें से लावा की लाल रोशनी चमक रही थी। तब सब ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली थी, जिसमें से कुछ सिपाही ढाल लेकर आगे तो कोई तीर कमान लेकर साइड में था। तभी पीछे से कुछ आवाज आई और एक सिपाही ने मुड़कर देखा ही था कि तुरंत ही वो पत्थर बन गया और दूसरे सिपाही को मेड्यूसा ने तीर से मार दिया, जो देखकर सब में अफरा तफरी मच गई। एक तरफ तो मेड्यूसा तेज रफ्तार से उनका शिकार कर रही थी, जबकि सिपाही बस अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पर्सियस के साथ आया जिन लगभग लावा के गड्ढे में गिरने ही वाला था, मगर पर्सियस उसे तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर ऊपर खींच लेता है। मगर लड़ाई के दौरान उसके साथ ही एक के बाद एक पत्थर बनने लगते हैं और आखिर में पर्सियस, ड्रैको और जिन ही बचते हैं, जिन्हें देखकर गुस्से में मेड्यूसा और भी ज्यादा तेज हो गई थी। तब ड्रैको तो ऊपर ही कुछ चीजों को संभालने लगता है, मगर पर्सियस और जिन भागते हुए नीचे आ जाते हैं, जहां मेड्यूसा लगातार उनका पीछा करने लग गई थी, जिसकी वजह से पर्सियस जिन को एक टूटे हुए खंभे के पीछे छुपाकर खुद मेड्यूसा के सामने से भागता है, जिससे मेड्यूसा अब पर्सियस के पीछे पड़ जाती है और जिन के पास गलती से उस पर हमला करने का मौका होता है। मगर जिन के उस पर हमला करने से पहले ही मेड्यूसा जिन को पकड़कर पत्थर बनाने की कोशिश करती है, मगर जिन की नीली आंखें जादुई होने की वजह से मेड्यूसा की शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं होता और तब जिन मेड्यूसा को घायल करने के लिए अपने शरीर को धमाके से बर्बाद कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही ऊपर से ड्रैको भी एक पत्थर पर छलांग लगाता है और पत्थर समेत मेड्यूसा की पूंछ पर आकर गिरता है, जिससे अब मेड्यूसा कहीं नहीं जा सकती थी। इसलिए तब वो गुस्से में ड्रैको को पत्थर बनाकर पर्सियस के सामने बेरमी से मार देती है। तब पर्सियस गुस्से में अपनी ढाल में मेड्यूसा का प्रतिबिंब देखता है, जिसके दौरान मेड्यूसा उसके बिल्कुल पास आकर उस पर हमला करने ही वाली थी कि पर्सियस आंखें बंद करके अपनी तलवार उसकी ओर घुमा देता है।